हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देख चुके हैं कि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेशन के बाद लाइफ प्रोसेस में जितनी भी लाइफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, सर्कुलेशंस है, एक्सक्रीशंस है, इन सबको मिला के लाइफ प्रोसेस है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। ठीक, तो इसमें हम लोग डाइजेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप काफ़ी अच्छे तरीके से देख चुके हैं पिछले क्लास में। अब जो है उसी का नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पायरेशन, श्वसन। तो आप जानते हैं कि श्वसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बगैर भोजन के हम कुछ समय तक रह सकते हैं, बगैर पानी के रह सकते हैं, लेकिन बगैर ऑक्सीजन के हम 2-4 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंस है ऑक्सीजन, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और दूसरी बात कि ऑक्सीजन हम कैसे ले रहे हैं, हमारे बॉडी में कैसे जा रहा है और वहाँ पे इसका उपयोग कैसे हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सब को बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि श्वसन। जैसे आपको बताया कि ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हम लोग जो भी डाइजेशन के बाद ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ग्लूकोज बर्न होता है और ग्लूकोज बर्न होने के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ग्लूकोज हमारे डायरेक्टली हमारी सेल्स के लिए कोई काम का नहीं है। हमारी सेल्स उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके एटीपी का फॉर्मेशन करती है। तो ऊर्जा हमारी जो सेल्स ऊर्जा लेती है एटीपी के रूप में लेती है। तो बगैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज बर्न नहीं होगा और एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर एटीपी नहीं बनेगी तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और सेम उसी तरह से सारी सेल्स इनएक्टिव हो जाएंगी या काम करना बंद कर देंगी। जैसे बाइक्स में पेट्रोल ख़त्म होने के बाद तुरंत रुक जाती है, वैसे ही बगैर एटीपी के हमारी जितनी भी सेल ऑर्गन्स हैं सब काम करना बंद कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं कि हम मुख से, नाक से, दोनों से हवा ले सकते हैं। नाक बंद करके मुंह से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नाक से सांस लेना ज़्यादा अच्छा है कि मुख से, तो आप इसके बारे में समझ लीजिए कि नाक से सांस लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब अच्छा है, इम्पोर्टेंस है उसका। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो यहाँ नाक में हेयर्स पाए जाते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं कि उसमें जो एयर्स में मौजूद पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये उनको फिल्टर करता है। फिल्टर हवा यहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ जो नेजल कैविटीज है, ये जो गुहा है नाक की, यहाँ पे पैलेटाइन बोन होते हैं इस तरह से उभारदार, और उसमें पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एयर घुमावदार रास्ते से आगे बढ़ती है तो उसमें एयर फिल्टर हो जाती है, जो उसमें डस्ट पार्टिकल है यहाँ चिपक जाते हैं और उसके साथ साथ बॉडी के हिसाब से एयर वार्म हो जाती है। ठीक, तो ये आप लोग देख लिए कि नाक से सांस लेना ज़्यादा अच्छा है। नाक से एयर फिल्टर और वार्म हवा पहुँचती है कहाँ पे? माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी में दो डक्ट खुलती है, एक फूड डक्ट और एक श्वास नली, ग्रास नली। दो नली यहाँ पे खुलती है, इसको माउथ कैविटी बोलते हैं या इतने पार्ट को फायरिंग्स भी बोलते हैं। फायरिंग्स बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, फायरिंग्स होता कहाँ पे है। तो आप लोग जानते रहिए फायरिंग्स जो हमारे मुख गुहा के सीधा पीछे वाला पार्ट है, जो एक खोखला भाग है, उसी को फायरिंग्स बोलते हैं। और इसमें दो ये डक्ट खुलती हैं, एक फूड डक्ट मतलब कि भोजन नली, ग्रास नली इसको बोलते हैं, एक श्वास नली। ठीक, तो यहाँ से जब एयर जाती है तो श्वास नली के ऊपर एक वाल्व पाया जाता है, उस वाल्व को इपिग्लाटिस बोलते हैं। ये इपिग्लाटिस वाल्व क्या करता है, ये जब हमेशा थोड़ा सा ये ट्रैकिया से खुला रहता है, इसमें से हवा बराबर जाती रहती है। ठीक, तो जब हम लोग हवा बराबर जाती रहती है, जब भोजन को निगलते हैं
भोजन को निगलते समय ये ट्रेकिया थोड़ा सा ऊपर उठ के इससे चिपक जाता है और इस पे से भोजन फिसलते हुए इसमें चला जाता है। और जब हम लोग नहीं कुछ खाते तो ये हमेशा गैप बना रहता है, इसमें से एयर पास होती रहती है। तो इसके यहाँ से लेके जो नीचे तक का पोर्शन है वो हम यहाँ पे बना दिए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए कि श्वास नली का जो फर्स्ट पार्ट है इसको लैरिंग्स बोलते हैं। ये फूला हुआ भाग है, श्वास नली का पहला भाग है, और इसके ऊपर ये ढक्कन है जो इपिग्लॉटिस बोला जा रहा है। तो इसको इपिग्लॉटिस का काम आप देख लिए कि भोजन के कण को यहाँ पे श्वास नली में या लैरिंग्स में जाने से रोकता है। ठीक, तो यहाँ पे लैरिंग्स का जो मेन काम है ये फूला हुआ भाग है। ये एयर के वाइब्रेशन से इससे साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया कि हमारे गले में आवाज़ कहाँ से निकलती है तो क्या बताएंगे? लैरिंग्स से। लैरिंग्स से साउंड का प्रोडक्शन होता है। लैरिंग्स के नीचे ये ट्रेकिया है जो 7-8 इंच लंबी होती है, और इसके ऊपर कार्टिलेज की ये रिंग बनी होती है, कई रिंग पाई जाती हैं। ये रिंग का काम है कि ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाना। ये रिंग सी शेप्ड की होती है, सी आकार की होती है, जो आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ नहीं होती, सिर्फ आगे की तरफ ट्रेकिया को सिकुड़ने से बचाती है ये रिंग। और उसके बाद ये ट्रेकिया आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है जिसको ब्रांची बोलते हैं, और फिर लंग्स में जाके ये कई भाग में बढ़ जाती है जिसको ब्रांचियोल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो एयर आती है ये एयर बढ़ते हुए लास्ट में पहुँचती है एल्विलाई में। एल्विलाई क्या होता है? एल्विलाई अंगूर के गुच्छे के समान संरचना है जहाँ से हवा ट्रांसफर होकर के यहाँ पे ब्लड में मिक्स होती है। ठीक, तो हवा यहाँ से आती है, ये यहाँ पहुँचती है। ये एल्विलाई फूले हुए अंगूर के गुच्छे के समान इसलिए है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हवा ट्रांसफ़र हो, और यहाँ से ये ब्लड में आती है। और ब्लड में आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी आप लोग जानते हैं कि 2 पार्ट से मिलके बना है। आरबीसी के अंदर आरबीसी ये गोलाकार ये न्यूक्लिएटर, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसके बीच बीच में इस तरह से हीमोग्लोबिन भरा होता है। ये हीमोग्लोबिन जो है ये क्या, इसका हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन, ये हीम एक अकार्बनिक पदार्थ है, ग्लोबिन एक कार्बनिक पदार्थ है। तो ये अकार्बनिक और कार्बनिक ये दोनों मिल करके हीमोग्लोबिन बने हैं। तो हीम में आयरन प्रेजेंट होता है, और इस आयरन के कारण ये क्या करता है कि इस ऑक्सीजन को कैच करता है, अपनी तरफ खींचता है, और ऑक्सीजन को ये अपनी सतह से चिपका लेता है, और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये ऑक्सीजन पहुंचता रहता है। बॉडी में ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस है ये आप लोगों को बता चुके हैं। बॉडी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल करके सेल्स के अंदर आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का यही मेन कार्य होता है। क्रेब्स साइकिल के द्वारा क्या करता है कि ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज को बर्न करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ये देख लिए कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है, श्वसन अंग हैं, श्वसनांग हैं। तो यहाँ पे नाक से सांस लेना इम्पोर्टेंट है, हवा यहाँ पे गई, यहाँ से इस तरह से ये पूरा जो है बॉडी में हवा पहुँच रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस देख लिए कि ऑक्सीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सेम उसी तरह से जैसे आपके सिलेंडर में गैस तो भरा है, लेकिन अगर माचिस नहीं होगी तो बर्न नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा। वैसे ही आपके बॉडी में कितना भी ग्लूकोज भरा हो, लेकिन बगैर ऑक्सीजन के वो बर्न नहीं होगा और एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए एटीपी नहीं बनेगी तो हमारी सेल कोई वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में लेती है। ठीक, तो ये था हम लोगों का श्वसनांग। श्वसनांग में आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट लैरिंग्स है।
लैरिंग्स क्या करता है, साउंड का प्रोडक्शन करता है। ये बॉक्स के नुमा थोड़ा फूला हुआ है और एयर के वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज रिंग जो है सी के आकार के सिर्फ सामने की तरफ है, ये आपको याद रखना है। फिर ये दो भागों में दो तरफ से लंग्स हैं। लंग्स में आप लोग जानते हैं जो दो लंग्स हैं ये 5 लोब के बने हैं। राइट साइड के 3 लोब, लेफ्ट साइड के 2 लोब, 5 लोब बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ब्रांच में बट गया है। फिर लास्ट में एल्विलाई है जहाँ से यह ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से फिगर को समझ लीजिएगा। ठीक, और आप लोग श्वसन अगर समझ लेंगे तो हम लोग इसके आगे जो इंटरनल रेस्पायरेशन है उससे हाई स्कूल में तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, इंटर में आपको मिलेगा इंटरनल रेस्पायरेशन, लेकिन हम उसके बारे में भी आपको कुछ आइडिया देंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिए हैं, वैसे ही रेस्पायरेटरी सिस्टम में ये जितने भी नाम हैं, अगर आपसे कोई पूछ लिया एपिग्लॉटिस का क्या काम है तो आप क्या बताएंगे कि ये प्रिवेंट करता है भोजन के कण को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक, इसके एक एक अंग का जो इम्पोर्टेंस है, का वर्क है, आप अच्छे तरीके से सभी के बारे में डिफाइन कर पाएंगे, तभी जो है आपको ये फिगर अच्छे से माइंड में बैठ पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया में आपको बता दिए कि ये जो कार्टिलेज रिंग है इसको दबाने से दबती है, छोड़ने से फैल जाती है। तो ये इसीलिए पाई जाती है कि अगर कोई ट्रैकिया को दबा दिया, ये सिकुड़ गई तो तुरंत ही छोड़ने पे फैल जाती है, ताकि आपको श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस आप लोग देख लिए और ये सब चीज़ें देख लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेशंस पढ़ेंगे, हार्ट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं।